सो वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल गाइस। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे एंड यार सेफ होंगे। आज की वीडियो में देखो, आपको दिख गया होगा, आज हम बात करेंगे मेटा डेटा ड्रिवन डेटा इंजेक्शन के बारे में। ठीक है, कि कैसे आप अपने जो डेटा है, राइट, उसका जो इंजेक्शन है उसको कम्प्लीटली ट्रैक कर सकते हैं, उसके सक्सेसेस, उसके फेलियर्स, उसके जो ऑडिट है, राइट, और उसके जो एरर्स है वो आप ट्रैक कर सकते हैं, सो दैट आपकी डेटा पे एक प्रॉपर गवर्नेंस रहे और कंट्रोल रहे। तो बहुत सारे लोग इसको मेटा डेटा फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है, फॉर, या फिर कोई लोग इसको डेटा इंजेक्शन फ्रेमवर्क कहते हैं, कोई लोग इसको कंट्रोल ऑटोमेशन फ्रेमवर्क भी कह देते हैं। तो डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आप हर बंदा अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसको ट्वीक कर लेता है। ठीक है, बट स्टिल कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मोस्ट जगह एक तरीके से मैं बोलूँगा सेम या फिर सिमिलर रहती है या फिर कॉमन रहती है। वो आज हम पढ़ने जाएंगे मेटा डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क के बारे में या फिर मेटा डेटा इन डेटा इंजेक्शन के बारे में। तो देखो, सबसे पहला तो वही बात होगा, डेटा क्वालिटी मेंटेन रखती है। ठीक है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब कि जो ऑटोमेटिंग डेटा का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेट करने में बहुत हेल्प करता है। वो कैसे करता है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे एंड धीरे धीरे मैं बताऊंगा। बट अभी एक तरीके से थ्योरी और जो थोड़ा सा मैं बोलूँगा आपका बेस है नॉलेज का, वो बना लेते हैं, फिर हम उस पर भी चलेंगे। और इंटर ऑपरेटेबिलिटी मतलब कि अगर आपका डिफरेंट डेटा सिस्टम या डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आ रहा है तो उस पर भी ये काम करता है। और सबसे बड़ी बात, स्केलेबल है। ठीक है, कोई भी फॉर्मेट डाल दो, कुछ भी डाल दो। मतलब कि अगर आपके पास मेटा डेटा ड्रिवन डेटा इंजेक्शन है तो आपकी जो डेटा पे गवर्नेंस है, ठीक है, आपकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, डेटा की गवर्नेंस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, एनालिटिक्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि भाई जैसे आपके पास स्ट्रक्चर डेटा है या फिर अनस्ट्रक्चर भी है, तो उसके इंसाइट्स जो है, ठीक है, या फिर आपका जो ऑडिट डैशबोर्ड है वो आप बना सकते हो। ठीक है, एंड यूज़र एक्सेस तो ऑब्वियसली सही है ही। एंड अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोर प्रिंसिपल। वो आपने देख लिया, डेटा स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है, फॉर्मेट सही रहता है एक तरीके से, कि कल को एक जेसन में फॉर्मेट आ रहा है, आपने उसको टेबल में कन्वर्ट किया या फिर कुछ भी किया, तो वो सब चीज़ लॉग होती रहती है। ठीक है, क्वालिटी वैलिडेशन, वर्जन कंट्रोलिंग एंड स्टेबिलिटी फोकस। ठीक है, वर्जन कंट्रोलिंग मतलब कि आपकी जो भी प्रीवियस एंट्रीज है वो ट्रैक होती रहेगी। ठीक है, एक ऑडिट बनता रहता है हर एक चीज़ का कि कब क्या चेंज हुआ है। ठीक है, जिससे कि आप क्वालिटी पे भी वैलिडेशन लगा सकते हो कि हाँ भाई मेरी क्वालिटी सही गई है नहीं गई है, मेरी ब्रॉन्ज में, या फिर आप मेडालियन आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी यूज़ कर रहे हो, उसको आप प्रॉपरली ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, एंड ये मैं बोलूँगा, ये आप एक बार खुद एक बार पढ़ के चेक करना कि क्या है पर्पज इसका, क्या है डेफिनेशन, ये हम आगे वाली वीडियो में दिखाएंगे। अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं फटाफट। बाकी मैं बोलूँगा यार देखो, अगर आपको कहीं भी कुछ लग रहा होगा तो आप वीडियो को पॉज करना और एक तरीके से नोट्स बनाते रहो साथ साथ। ठीक है, सो दैट आपके लिए बेटर रहेगा। डेटा सोर्सेज एंड इंजेक्शन स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है। ठीक है, हम सब जगह से डेटा ला सकते हैं, चाहे वो क्लाउड है, ठीक है, ऑन प्रेम है, एंड एपीआई से डेटा ला सकते हैं, उसको चाहे स्ट्रीम में प्रोसेस करो या फिर बैच में प्रोसेस करो, दोनों हो सकता है मेरा डेटा फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, क्वालिटी और ये सब हम एक तरीके से जो कांस्टेंट है वो लगा सकते हैं डेटा एक्यूरेसी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा कंट्रोल फ्रेमवर्क है ना, जैसे उसके अंदर काउंट लॉग मैकेनिज्म लगता है कि कितने डेटा इतने आ रहे थे सोर्स पे और टारगेट पे इतना गया है नहीं गया है, विच इंडिकेट्स कि भाई डेटा की जो कंसिस्टेंसी है और एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, बाकी एरर तो नहीं आया है कोई डेटा के अंदर। अगर दिक्कत आई है, जैसे कि अगर हमने एक स्कीमा डिफाइन कर रखा है, अगर उससे चेंज हुआ है डेटा, डेटा की यूनिफॉर्मिटी बदली है, तो वो क्यों बदली है उसका भी आप ट्रैक कर सकते हो। यूजुअली इससे क्या होता है कि अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है तो आप ट्रैक कर सकते हो हर एक चीज़ को, और अगर स्मूथ चल रहा है तो ऑब्वियसली आपका डेटा वैलिडेटेड है। ठीक है, डेटा सब चीज़ मतलब सारे पैरामीटर्स पे खड़ा उतरता है। एंड अब हम करते हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है, इसके अंदर मेन तो हमारा ऑडिट रहता है कि हम देखते रहे कि मेटाडेटा की एक्यूरेसी है भी, मतलब वो रेलेवेंट है भी या नहीं है। ठीक है, एक्सेस प्रॉपरली चल रहा है नहीं चल रहा है, राइट, एंड जो भी बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारा मेन इसमें फोकस रहता है। एंड जो अब सबसे मेन चीज़ मैं ऑब्वियसली जो आपको अभी बताता आ रहा हूँ, जो कि गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस इसके अंदर कैसे रहती है कि भाई एक तरीके से हर एक चीज़ आप कंट्रोल में, विच इंडिकेट्स कि आपकी एक टॉप ऑफ द लाइन पे आई है कि क्या चल रहा है, सही चल रहा है नहीं चल रहा, और सही नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, और अगर गड़बड़ कर रहा है तो कौन कर रहा है। तो ये एक तरीके से डेटा गवर्नेंस के अंदर आपको सब चीज़ देखने को मिल जाती है। एंड इसी के बाद आप पॉलिसीज लगा सकते हो, राइट, ठीक है, कंप्लायंसेस सेट कर सकते हो, रोल्स असाइन कर सकते हो।
अब बात कर लेते हैं क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक फ्लो चार्ट है जो कि आपको बताता है कि कैसे कैसे मेटा डेटा काम करेगा और ईटीएल में आपको कैसे लेके जाना है। ठीक है, अभी मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ठीक है ना, ये हम रियल टाइम पे जाएंगे। ठीक है, बैच वर्सेस रियल टाइम, आपको कुछ भी है तो आप पॉज करके वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन हमारा ये था मेन। ठीक है, डेटा की कैटलॉगिंग हो जाती है। ठीक है, आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो कि एरिया कौन सा है, सब एरिया कौन सा है, राइट, कौन से डोमेन से आ रहा है डेटा, एंड सो ऑन। एंड देन वी हैव डेटा लीनियज, कि आप ये चेक कर सकते हो कि डेटा का फ्लो कैसा है, डेटा कहाँ कहाँ से रिलेट होकर आ रहा है, लाइक फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। लाइक सोर्स ये था, जैसे मेरा एक एपीआई है, सर्वर से डेटा आ रहा है, देन मैं उसको फर्स्ट लेयर पे स्टोर कर रहा हूँ, स्टेजिंग, फिर टारगेट, और आप कह सकते हो स्टेजिंग ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड, या फिर डिपेंड करता है जो भी आप आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हो। तो उसके बाद भी अगर आप मतलब बिजनेस के लिए कोई वैल्यू जनरेट कर रहे हो या फिर डैशबोर्ड्स बना रहे हो, तो उसमें भी आप इसको ट्रेस कर सकते हो कि यार ये डेटा आया कहाँ कहाँ से है, सो दैट अगर कोई लीकेज है वो आप फाइंड कर सकते हो, राइट। एंड इससे क्या होती है, सिक्योरिटी भी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि कहीं भी आपको लूप होल होगा, लीकेज होगा, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हम एक मेटा डेटा, देखो क्या प्रॉब्लम थी, इनकन्सिस्टेंसी थी। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज के अंदर, और एक तरीके से जो ट्रिगर्स है, राइट, और जो ऑटोमेशन का प्रोसेस है कि मेरा डेटा अपने आप चले, मेरे को ज़्यादा मैनुअल इंटरवेंशन ना करना पड़े, मतलब डेटा नहीं, ईटीएल पाइपलाइंस हो गई हमारी। ठीक है, वो सही से चले, स्ट्रक्चर रहे, ठीक है, कैटेगराइज रहे, और एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर रहे, मतलब कि उसको अचीव करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, डेटा गवर्नेंस होनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो वो एक चीज़ ऑफर करता है हमारा मेटा डेटा ड्रिवन इंजेक्शन फ्रेमवर्क। तो ये था आज की वीडियो में। अब हम अगली वीडियो के अंदर क्या करेंगे कि भाई हम चेक करेंगे कि भाई कैसे कैसे हम इसको डेवलप करेंगे, और फिर लास्ट में हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे जहाँ पे हम देख पाएंगे कि कौन सा कितना, मतलब एक तरीके से डेटा की एक्यूरेसी क्या आ रही है, प्रोसेसिंग टाइम कितना था, एंड इंजेक्शन कितना हो गया है, एरर रेट क्या आ रहा है, ठीक है, कैसे कैसे टाइम पीरियड हमारा जा रहा है, और कौन चीज़ कितना कंज्यूम कर रही है, इंजेक्शन प्रोसेस कितना बढ़िया चल रहा है, राइट। इस डैशबोर्ड के और भी एग्जाम्पल थे। तो ये रहा, कुछ कुछ इसमें भी प्रोज एंड कॉन्स है। ठीक है, प्रोज तो आपको मैं अभी तक गिनाते आ ही रहा हूँ, ठीक है, बट कुछ कुछ कॉन्स है, क्योंकि ये एक नॉर्मल बंदे के लिए मैं बोलूँगा मेंटेनेंस इसमें बहुत दिक्कत रहती है। बहुत दिक्कत तो नहीं, बट एक बार आप समझ गए तो कोई इशू नहीं है, बट हाँ, ओवरऑल मैं बोलूँ तो मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल टेबल्स बनती है कि भाई सोर्स की टेबल है, ऑडिट की टेबल है, ठीक है, कन्फिग्रेशंस की टेबल है, राइट, और मेटा डेटा की टेबल्स है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस करना इसको थोड़ा ज़्यादा रहती है। ठीक है, और एडॉप्शन पे लाना, देखो अगर आप एक प्रॉपर इंजीनियर हो तो ऑब्वियसली आप एडॉप्ट करोगे। ठीक है, बट यही चीज़ अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी को, तो वो थोड़ा सा दिक्कत रहता है। एंड इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं, ठीक है, बट थोड़ी बहुत कॉस्ट आती है, क्योंकि आप एक तरीके से अपनी एक नई टेबल बना रहे हो, तो ऑब्वियसली स्टोरिंग कॉस्ट हो गया, दो चार टेबल्स आप बनाओगे, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट अगर आप एक लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको स्टोरेज कॉस्ट आएगी। ठीक है, एंड ये चीज़ क्या होती है कि सी यूज़ कंज्यूम करने लगती है। ठीक है, आप फैब्रिक ले लो या कहीं भी ले लो, या फिर आप स्नैप्स या कहीं पे भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो एडीएफ में, तो वहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा कि यार आपने ना पाइपलाइन छोटी थी, बट फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करने के लिए वो बड़ी हो गई है। तो पहले एक नोटबुक, दो नोटबुक चलेगी, फिर उसके बाद एक मेरा फ्रेमवर्क कंप्लीट होगा, ठीक है, फिर मेरा ऑडिट का वो चलेगा, एंड देन मेरा पाइपलाइन चलेगा। एंड पाइपलाइन भी चल रहा होगा तो वो बीच में कॉस्टिंग लेके आता रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आप कोई एक एक्शन परफॉर्म करते हो, तो एज अ पे एज यू गो मॉडल या रिजर्व इंस्टेंस जो भी है, उसमें आपको कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो बात हो गई, ये है इसके प्रोज एंड कॉन्स हो गए। अब हम अगली वीडियो के अंदर इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे कैसे ये काम करेगा, क्या टेबल्स बनेगी, और हम कैसे इसको ट्रैक करेंगे। तो ये था यार आज का वीडियो। ठीक है, बाकी तो कैसे कैसे हम इसको और एनहेंस कर सकते हैं वो है, क्योंकि मैंने आपको यही समझाया कि यार इसके अंदर वो क्या नीड है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या बिजनेस की आस्क है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेटअप कर सकते हो या फिर ट्वीक कर सकते हो, बट जो जेनरिक है वो तो हम ऑब्वियसली बनाने जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस से बाय बाय एंड टेक केयर।